नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी की टॉप हेडलाइंस की बात करें तो सबसे पहले यहां पर होगा सेबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन कल देर रात आया है, जिसमें 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज को अब 1 और साल के लिए ब्लैंकेट बैन में डाल दिया गया है। इसके क्या इंपैक्ट रह सकते हैं प्राइसेस पे, इस पे करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 3 हफ्ते के हाईज पर अब कारोबार है। वेनेजुएला ऑयल पे सैंक्शंस या जो 25% के टैरिफ लगने की बात है, उसका क्या इंपैक्ट ओवरऑल ट्रेड पे पड़ सकता है, इस पर करेंगे बात। साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमेच्योर रिडेम्पशंस का मौका अब अप्रैल के महीने में फिर से खुलने लगा है। 3 ट्रांचेज यहां पर 5 साल के रिडेम्पशन के लिए रेडी हैं, उसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, साथ ही प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने भी होंगे हमारे साथ। और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, जिस तरह से सेबी का नोटिफिकेशन कल देर रात यहां पर आया है। पहले हमने 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 महीना, फिर 2 महीना और अब 1 साल के लिए इसे फिर से ब्लैंकेट बैन के तौर पर डाल दिया गया है। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस हमने ट्रेड की तरफ से, एक्सचेंजेस, पार्टिसिपेंट्स, एसोसिएशंस की तरफ से यहाँ पर जाते हुए देखी हैं, लेकिन क्लियरली सरकार अभी भी इससे बहुत ज़्यादा टेकन इन नहीं है, कन्विंस नहीं है, और इसीलिए हमने ये बात होते हुए देखी है। कल सुबह के शो में ही हमने आपको बताया था कि सोर्सेज के थ्रू ये बात आ रही थी, इंटर कमेटी मीटिंग की तरफ से ये तैयार हो चुका था और कल शाम को ही यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आता हुआ नजर आया। दिनेश जी, क्लियरली बाजार अब काफी समय से इसका इंतजार कर रहा है। 1 और साल कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में। मैंने आपसे, शायद आप बजट में आपने मुझसे पूछा था कि आपकी बजट से क्या अपेक्षा है। हमने कहा था 2 साल से नहीं, 3 साल से एक ही अपेक्षा है कि शायद जो 7 कमोडिटीज बैन है वो दोबारा शुरू हो जाए। मुझे लगता है दिसंबर 2021 से जो बैन चल रहा है ये निरंतर बढ़कर आ रहा है और इस साल में ये 1 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ, फिर 2 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ और ये साल भर के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो अब जो आशाएं थी कि शायद ये बैन खुल सकता है, वो आशाएं बिल्कुल परास्त हो गई है और मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में भी आने की कोई संभावना है, क्योंकि चना अगर हम देखते हैं तो एमएसपी के नीचे है। हम पल्सेस से कोई भी आइटम देख लीजिए आप, मैक्सिमम एमएसपी के नीचे है। सरसों भी रीजनेबल रेट पर है, सोयाबीन तो बहुत ज्यादा एमएसपी के नीचे है और एडिबल ऑयल सेक्टर के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है जहां पर वो अपनी पोजीशन हेज कर सके या एक बेंचमार्क के तौर पर किसी को भाव को देख सके। तो मुझे लगता है थोड़ा सा दुखद है ये जो एक्सटेंशन हुआ है, बट खैर गवर्नमेंट ने कुछ अगर किया होगा तो सोच समझ कर ही किया होगा। शायद महंगाई का उनपे अभी भी डर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने के बावजूद उन्हें लग रहा है कि शायद ये कुछ समय के लिए बैन रखे और महंगाई कंट्रोल करने का यही एकमात्र टूल उन्हें नजर आ रहा है। किशोर, क्लियरली जब से ये बैन लगता हुआ नजर आया है, हमने देखा है कि एक्सचेंज में यहाँ पर वॉल्यूम्स कम हुई हैं, पार्टिसिपेशन कमजोर है, लोगों के कॉन्फिडेंस को भी हमने बहुत शेकआउट होते हुए देखा है यहाँ पर। जैसे दिनेश जी ने कहा, इन्फ्लेशन कंसर्न्स एक चीज है यहाँ पर। आपको क्या लगता है ओवरऑल इम्पैक्ट इसका कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट पे, और आपको क्या लगता है क्या रीजंस रहे होंगे इसके लिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक ओवरऑल कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट अभी जो फिलहाल के लिए जो चल रहा है, विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, स्पेशली एनर्जी विच इज लीडिंग द पैक, एंड खास करके बिकॉज नॉन डिलीवरेबल है और नॉन प्राइस डिस्कवरी। इंडिया का कुछ खास इसमें रोल नहीं है जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी है। आई थिंक हम एज ए गवर्नमेंट, एज ए पॉलिसी बॉडी और एवरीथिंग, कि वी आर नॉट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एटलीस्ट कि हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि मार्केट किस दिशा में चल सकता है। तो थोड़ा आई थिंक उसके लिए एक ब्रॉड पॉलिसी बनना बाकी है। मैं शायद आई थिंक रादर देन रेगुलेटर, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली आपको ब्रॉड एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो है कि कैसे ओवरऑल एग्रीकल्चरल पॉलिसी का प्राइस रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ओवरऑल इस मार्केट को कैसे डेवलप करना चाहिए, उसमें जो वायदा बाजार का क्या रोल होगा, एंड उस जो रोल के अंतर्गत जो उसका कायदा कानून और जो वो बना के उसको अगर चलाए हैं, तो एक ब्रॉड पॉलिसी अगर इन प्लेस रहे तो इसको बेटर कॉन्फिडेंस के साथ रेगुलेटर्स भी चला सकते हैं कि यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो अनसर्टेनिटी या फ्यूचर को लेकर जो डर है, उसके वजह से इसको शायद एक्सटेंड किया गया होगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअली ब्रॉडर पॉलिसी, ये बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है कि इसको कैसे चलाए हैं और क्या कायदा कानून होना चाहिए, इसको कैसे रेगुलेट करें।
तो आई थिंक दैट इज द मिसिंग पीस ऑफ द एंटायर पजल। और ये बहुत टाइम से, अब मनीषा आप और मैं भी इसको ऑलमोस्ट 15-20 साल से इसको कहते हुए आ रहे हैं कि ये आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्रॉड पॉलिसी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। वेल एब्सोल्युटली, जी हाँ, जैसे आपने कहा किशोर, आई थिंक 2003 से जब ये यहाँ पर शुरू हुआ था तभी से हम ये बात कर रहे हैं कि एक पॉलिसी चाहिए। तभी से हमने देखा था काफ़ी सारी कमोडिटीज सस्पेंडेड, ब्रॉड बैक, और काफ़ी हद तक एक जो एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो सेगमेंट है, एक जो ये सेक्टर है, दिनेश जी आप कहेंगे काफ़ी हिला हुआ है। ना लोग आना चाहते हैं इसमें, ना ट्रेड करना चाहते हैं। एक जैसे किशोर कह रहे हैं, एक ब्रॉडर पॉलिसी जब तक यहाँ पर नहीं बनेगी तब तक बहुत मुश्किल है यहाँ पर काम करना। बिल्कुल सही है मनीषा जी। मतलब अगर आप इक्विटी मार्केट देखते हो तो वहां पे 5500-5600 मेरे हिसाब से 6000 स्क्रिप्ट है जहां पर आप वॉल्यूम कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ अगर आप देखो तो बस स्पाइसेस है, स्पाइसेस है और ग्वार गम सीड और कैस्टर, मतलब एक गिनी चुनी कमोडिटीज है जहां पर ट्रेड होता है। तो पार्टिसिपेशन बिल्कुल कम ही है। और मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई नई कमोडिटीज उसमें आती है, जो अगर आप सीबोर्ड देख लो, इंटरनेशनल कोई भी मार्केट देख लो, वहां पर कॉटन के अच्छे ट्रेड होते हैं, ऑयल सीड सेक्टर में काफी अच्छा ट्रेड होता है, व्हीट में ट्रेड होता है, वहां पर बार्ली में ट्रेड होता है, जो हमारे यहाँ सब मिसिंग फैक्टर्स है। और मुझे लगता है कि अगर यूं ही रहा तो यहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, डिलीवरी बेस्ड काम खत्म हो जाएगा, और जितना भी एम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर से जुड़ा है, मुझे लगता है एनसीडीएक्स की ऑलरेडी काफी मेंबरशिप सरेंडर हो चुकी है। और अब इस कदम से मुझे लगता है आने वाले समय में और भी ज्यादा सरेंडर होने की संभावना है। तो एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ना कुछ हद तक इससे जरूर प्रभाव पड़ेगा। किशोर, एक फाइनल सवाल इस सब्जेक्ट पे, और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ओवर हम डेरिवेटिव्स को बहुत स्ट्रांग होता हुआ देखते नहीं है, क्योंकि काफी हद तक इंडियन मार्केट्स यहाँ पर डालियन एक्सचेंज, सीबॉट, सीएमई, चाइनीज मार्केट्स, इवन यूरोपियन मार्केट्स फॉर सम ऑफ दीज कमोडिटीज जैसे कोको, ककाओ, कोको कॉफी वगैरह के लिए, इंडियन मार्केट्स में क्या वहां से कोई लर्निंग आ सकती है? बिल्कुल सी, चाइना ने ओवरऑल कमोडिटी डेरिवेटिव्स को एक टूल की जैसा यूज किया है। आप 1990s से लेके जो अर्ली 2000s तक उनका जो ग्रोथ देखा है, खास करके सोयाबीन में, रेप सीड में, और इवन बेस मेटल्स में, एक्चुअली एलएमई का जो आज जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया, और शंघाई का जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। चाइना बिकेम अ कोर सेंटर ऑफ प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। एंड इवन एक्सक्लूडिंग आप एनर्जी कमोडिटीज और अगर बुलियन अगर छोड़े, बाकी सब में मोस्टली आपको चाइनीज मार्केट्स ही समझ में आता है, इधर डालियन हो, शंघाई हो। आई थिंक दे बिकेम द बेंचमार्क प्राइसिंग, एंड इवन टू सम एक्सटेंट एक्चुअली ग्लोबल, सम ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स को भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इन लोग क्या बोलते हैं कि उनका कंट्रोल में, या कहीं ना कहीं उनके जो इकोनॉमी में, ब्रॉडर इकोनॉमी में इन लोग ने इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश किया। और इसमें बहुत बड़ा रोल है जो चाइनीज ग्रोथ में, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलाना चाहता है, या कोई भी फूड इंडस्ट्री चलाना चाहे, कोई लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वहां पे एक है कि आपको पॉलिसी सर्टेनिटी चाहिए, दूसरा है कि आपको प्राइस सर्टेनिटी चाहिए। सो आई थिंक हम अभी स्टेबल गवर्नमेंट्स के थ्रू पॉलिसी सर्टेनिटी दे रहा है, बट प्राइस सर्टेनिटी नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं इसको इंपोर्ट करना पड़ता है प्राइस सर्टेनिटी को। हो वेल एब्सोल्युटली, तो काफी सारी कंसर्न्स हैं, और जब तक एक प्रॉपर पॉलिसी बनती हुई नजर नहीं आएगी, हो सकता है कि हम ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिस करते रहें। वेल, फोकस शिफ्ट करेंगे और बात यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस ही करेंगे, क्योंकि काफी गिरावट के बाद यहाँ पर एक तेजी पकड़ी है। 3 हफ्ते के हाईस पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। वेनेजुएला के ऊपर जो ये 25% के टैरिफ की बात है, और कैसे देखते हैं आप इस खबर को, क्योंकि जो इमीडिएट सर्ज अप है प्राइसेस में वो यहाँ से आया है? नहीं मनीषा, जैसे आपने पहले देखा तेल का बाजार में थोड़ा सा खुशी थी कि भाई ड्रिल बेबी ड्रिल ट्रम्प साहब लेकर के आए हैं, यूक्रेन पे जो है पीस इनिशिएटिव किया है, और कहीं ना कहीं गाजा इजराइल को लेकर के भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो वेनेजुएला का मसला आ गया है, तो ऐसा लगता है कि ये तो नया युद्ध शुरू हो गया। तो तेल की जगत में तो उसको टैरिफ वॉर बोल रहे हैं। और अगर ये है कि अब उनका जो इरादा जो है वेनेजुएला को सबक सिखाना है, ईरान को सबक सिखाना है, चाइना को सबक सिखाना है, तो फिर तो सारा जो उससे फायदा हुआ था, ड्रिल बेबी ड्रिल से जो सेंटिमेंट्स का फायदा हुआ था, या यूक्रेन में पीस इनिशिएटिव का, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब वो आप कीमतों में देख रहे हैं। तो वही बाजार जो कल इस बात को लेकर के खुश था कि ड्रिल बेबी ड्रिल आ गया, यूक्रेन पे पीस इनिशिएटिव हो गया, अब इसको लेके परेशान है कि जो भी वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करेगा उस पर 25% टैरिफ लग जाएगा। तो भारत भी करता है, तो चाइना तो बहुत करता है, तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि टैरिफ लग जाएगा।
तो ये इसको लेकर के बाजार में परेशान है। और दूसरा ये भी बाजार में अब अटकलें लग रही हैं कि भाई क्या उनका एजेंडा क्या अब जियोपॉलिटिक्स ज्यादा हो गया है, अर्थात ये है कि इनको सबक सिखाओ वेनेजुएला को, ईरान को और चाइना को, या फिर ये है कि तेल को सस्ता करो। अब दोनों चीजें तो हासिल नहीं हो सकती। अगर आप वेनेजुएला के पीछे जाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ईरान के पीछे जाएंगे, चाइना के पीछे जाएंगे, तो फिर आपकी ये जो कोशिश थी कि तेल की कीमत को $60 पे लेके आए, उसमें तो कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो ये तो ट्रम्प साहब को फैसला करना पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तेल को सस्ता करना चाहते हैं, या आप जो है वो पिछली सरकार की तरीके से जो शतरंज है जियोपॉलिटिक्स का, वो शतरंज खेलना चाहते हैं। तो अभी तो लगता है कंफ्यूजन है, और यही कारण है कि जो कीमत जो है ऊपर जा रही है। और ये जो लगातार बात हो रही थी कि $70 पर बैरल जो है उस पर सस्टेन करेगी, ये जो नई पॉलिसी ट्रम्प साहब लेके आ रहे हैं, उसका फायदा जो है तमाम बाजारों को होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को तो बहुत होगा। लेकिन अब ये जो नया कदम है वेनेजुएला को लेकर टैरिफ का, अब इसके बारे में तो उनको फैसला करना पड़ेगा। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती, दोनों होंगी तो फिर कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि बाजार इसको लेकर के बहुत जो है अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो हमने देखा है पिछले 2 दिन से हो रहा है। एब्सोल्युटली। नरेंद्र जी, एक और चीज़ है, जिस तरह का रुपये अप्रिसिएशन हमने आता हुआ देखा है और मार्च एंडिंग है, आपको लगता है कुछ फायदा भारत यहाँ से उठा पाएगा? ऑफ कोर्स कच्चे तेल के प्राइसेस ऊपर गए हैं, लेकिन क्या करेंसी का फायदा मिलेगा? देखिए, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर का फ्लो कैसे अमेरिका की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ हमने कमोडिटीज के अंदर भी हम देख रहे हैं जो उथल पुथल हो रही है। तो मुझे लगता है कि फायदा जो मिलेगा तो बहुत मार्जिनल होगा, लेकिन अभी जो है इस स्थिति को थोड़ा और देखना पड़ेगा नजदीक से कि कुल मिलाकर के क्या होता है। कल रूसी राष्ट्रपति ने यूएई के राष्ट्रपति से बातचीत करी है, जाहिर है उसमें तेल बहुत बड़ा मुद्दा था। तो तमाम चीजों को भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन है और एक साथ बहुत सारी चीजें जो हासिल करना चाहता है अमेरिका, उसको लेकर के रहेगा, और उसका इम्पैक्ट हमारे रुपए के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि भारत जो है वो डी डॉलराइजेशन की दुनिया के अन्य देश बात करते हैं, भारत उसमें नहीं है। भारत जो है वो डॉलर के साथ है, तो इसलिए जो है, लेकिन क्या उसका हमको कुछ फायदा मिलेगा? क्या यहाँ पे जो है वो जो ट्रम्प सरकार उस पर जो उदार नीति अपनाएगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इसके बारे में अभी कोई जवाब मिल नहीं पा रहा, क्योंकि ट्रम्प साहब की जो सरकार है, कुछ नीति पश्चिम जाती है, कुछ पूरब जाती है, कुछ उत्तर जाती है, कुछ दक्षिण जाती है। तो उसको डीकोड करना भारतीय जो नीति निर्माता है और दुनिया के तमाम देशों के जो नीति निर्माता हैं, उनको थोड़ा जो है परेशानी आ रही है। जब तक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आती है, तो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब एकदम देना, स्पष्ट जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। नरेंद्र रिंझा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एब्सोल्युटली जिस तरह से प्राइसेस में स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशन थी और कुछ और गिरावट की थी, वो अब यहाँ पर थोड़ी गायब होती हुई नजर आई है, और तेजी के साथ कारोबार कल की बढ़त के बाद आज भी तेजी के साथ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे सोने पर। साथ अब भार्गव वैद्य जुड़ चुके हैं। भार्गव जी नमस्कार, और सबसे पहले आपसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे बात करना चाहेंगे, जहां पर अप्रैल में 3 ट्रांशेज 5 साल की जो रिडेम्पशन है वहां पर मिलने वाली हैं। ज़्यादातर जो इमीडिएट रिएक्शन हमने आता हुआ देखा है जब सरकार ने यहाँ पर एसजीबी बंद किया, वह यही है कि ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। आपने ये स्कीम कैसे देखी है? अब यहाँ से क्या लगता है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लोग ले सकते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें कि कैसे इसमें कारोबार किया जाए, इन्वेस्टर्स क्या करें, क्या राय देंगे आप? देखिए, आई थिंक मैंने आपसे पहले भी बात की है और सभी से यही बात कर रहा हूं कि ये जो स्कीम थी उसमें गवर्नमेंट का एक हेतु क्या था। हमारे हिसाब से उसमें ये एक था कि उसे शिफ्ट करना था फिजिकल इन्वेस्टमेंट से पेपर इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए काफी एक्सटेंट तक वो सक्सेसफुल हुई है। कॉस्ट ऑफ एनी शिफ्ट वो कुछ अलग हो सकता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो सकता है, हम हाउसिंग फाइनेंस को सब्सिडी दे रहे हैं, दूसरे बहुत सारी जगह पे सब्सिडी दे रहे हैं। तो जियो पॉलिटिकल का हमने इतना चर्चा कर रहे हैं, तो जियो इकोनॉमिकल एंड द पॉलिसी रिक्वायरमेंट, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिनेरियो होता है उसका एक कॉस्ट अलग से हम गिने तो वो है। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था और ज्यादा पॉपुलर हो सकता था अगर वो कंटिन्यू करे एक दूसरे थिंग में। यस, अगर आप मुझे ये कहते थे कि 4 किलो का कैप के बदले हम 100 ग्राम का कैप रखे या 500 ग्राम का कैप रखे, तो जो टारगेट ऑडियंस था उसे ज्यादा रीच कर सकते थे, मैं मानता मीन्स, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो सकता था और मैं मानता था वो बेटर है। अगर आप हमारे जो ज्वेलर दोस्त है और जो ब्रोकर दोस्त है उनको इन्वॉल्व करे तो शायद बैंकर से ज्यादा पेनिट्रेशन हो सकता था। तो भार्गव भाई, इट वाज अ रीजनेबली सक्सेसफुल स्कीम। ओके, सो भार्गव भाई, जो ये सारा क्रिटिसिज्म है टुवर्ड्स गवर्नमेंट की, ये थॉट थ्रू नहीं थी स्कीम, गवर्नमेंट ने अपने आप को पीछे हेज नहीं किया,
आप क्या मानते हैं इसमें? देखिए कितना क्या हैज किया है, आपकी गवर्नमेंट हैज बुक तो आपने भी देखी नहीं है, और वो आप कमोडिटी मार्केट में, फूड में, सब जगह देख सकते हैं। तो एक अगर आप कॉस्टिंग ऑफ द स्कीम पूरा तो गवर्नमेंट देखिए, आपने जो भी फिगर्स शेयर किए थे उसमें 15 से 18% होता है। अब टोटल सब्सिडी बिल में ये बहुत छोटा अमाउंट है, और अगर जो उसका गोल था दैट रिमूव पीपल फ्रॉम फिजिकल बाइंग एंड फॉलिंग इन क्लचेस ऑफ पीपल हु डोंट गिव गुड क्वालिटी, वो तो निकल गया। अभी किधर भी कोई भी अगर डिजिटल गोल्ड हो या ये ETF हो, सब जगह पे पेपर गोल्ड में क्वालिटी। पर भार्गव भाई, बहुत ज्यादा गिरावट हमने उस हिसाब से भी नहीं आते हुए देखी, बिकॉज अगर आप एनुअल देखें तो 700-800 टन गोल्ड सोना तो अभी भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ऑन ग्राउंड। नहीं, वो तो बेटर रिपोर्टिंग भी है ऑन ग्राउंड। आज भी आप देख रहे हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन 1 ग्राम से कम है, मगर जो जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, तभी जो डबल ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट हो सकता था, वो थोड़ा कंट्रोल हुआ, और उसे एक अलग तरीके से इवन जो आप दूसरे रिक्वायरमेंट समझे कि ट्रांसपेरेंसी इन प्राइस एंड ट्रांसपेरेंसी इन क्वालिटी एंड बायबैक, वो तीनों में तो काफी इंप्रूवमेंट आ गया। आप कुछ साल पहले बोलते थे BIS का हॉलमार्किंग इंडिया में आ ही नहीं सकता है, अभी वो पूरा आ गया। और हर एक जगह पे, एक एक्सचेंज पे भी आप देखेंगे तो आप इतने से एक्सचेंज से क्लोज है, 1 ग्राम की डिलीवरी की भी बात कर रहे हैं, तो जो कंपोजिशन ऑफ मार्केट है वो काफी चेंज हो गया है। और कितने डिजिटल गोल्ड प्लेयर्स आए जो थे ही नहीं, जो सोवरेन गोल्ड के बाद में आए कि ये एक सेगमेंट है जो लोगों को करना है, वो जो रह गया है ट्रांसपेरेंट 100 रुपीज बाइंग और 0.1 ग्राम बाइंग। तो इट हैज चेंज द मार्केट। वी हैव सीन द फिजिकल हो रहा है, उसका फिजिकल रिप्लेसमेंट के लिए क्या करना, इट कैन बी टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली इट हैज चेंज द कंपोजिशन ऑफ द मार्केट। दैट पॉइंट इज वेल टेकन। जी हाँ, लोग अब ज्यादा खुले हैं यहाँ पर सोने में और भी तरीकों से निवेश करने के लिए। सोने के प्राइसेस पर भी एक राय ले लेते हैं। किशोर, आपको क्या लगता है? 3057 डन, कुछ मुनाफा वसूली जरूर है। अब इस साल के लिए कहां तक की करेक्शन, क्या नए हाईज यहाँ बन सकते हैं, क्या एक रेंज तैयार है? जी मनीषा, हम आई थिंक 3200 3250 का जो टारगेट बना के चल रहे थे काफी हद तक, बट आई थिंक सी अगेन, आई थिंक पिछले बार भी हमारा डिस्कस किया था कि यहाँ पे अनचार्टेड टेरिटरी में है, एंड जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है, जो प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं, वो अभी भी बरकरार है। तो फंडामेंटली ये जो मार्केट में है कि वन इज दैट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है क्या। आई थिंक अप्रैल 2 के बाद अगर वंस द टैरिफ्स का जो पॉलिसी टेक्स रियलिटी, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मार्केट्स का अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा अगर स्पाइक मिलता है, वो जो रिस्क ऑफ जो है वो मार्केट में वो सेंटिमेंट बने रह सकता है। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन आ सकता है, बट अगर इफ यू आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, मतलब पूरा 2025 का एंड या 26 का पहले क्वार्टर तक देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो फंडामेंटली जो फैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है, सेंट्रल बैंक्स बाइंग, ये कंटिन्यूस रहने वाला है। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। ये $4000 भी हो जाएगा तो भी सेंट्रल बैंक बाइंग नहीं रुकने वाला है। तो आप जो पुराना जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, उसके हिसाब से आप देखें तो गोल्ड शायद ऑप्टिमली वैल्यूड है, बट अगर आप एक बड़ा सेंट्रल बैंक बाइंग जो है, उस फैक्टर को आप कंटिन्यूसली अगर लगाते जाएंगे कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उनका जो रिजर्व्स है डॉलर्स से ऑल्टरनेटिवली अगर गोल्ड में बनाते जाएंगे, इवन ए फ्रैक्शन ऑफ दैट रिजर्व्स गोल्ड में मूव होते हैं, तो आपको 4000 के प्राइसेस 4000 के ऊपर जाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये कंसिस्टेंटली ऊपर जाता रहेगा। मेरे हिसाब से ये है, एंड हर डिप में यहाँ पे इन्वेस्टर्स बने रहना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म में भी आई थिंक 88,100 तक के आसपास अभी शॉर्ट टर्म में अपसाइड है। सिल्वर में भी 99,200 99,300 तक भी शॉर्ट टर्म अपसाइड है, तो बने रह सकता है यहाँ पे दोनों में लॉन्ग साइड पे। ऑलराइट दिनेश जी, मेटल्स आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिंक आज 3 महीने के हाइज पर है और कॉपर अपने ऑल टाइम हाइज के बहुत करीब। जी बिल्कुल, कॉपर में अंडरटोन काफी ज्यादा बुलिश है। मुझे लगता है कॉपर जो भी कुछ है, मुझे 888 ये मुझे बेस लेवल जो डाउनसाइड बॉटम लगता है। अपसाइड मुझे कम से कम ये 940 945 रुपए आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। मुझे लगता है सबसे बढ़िया रिटर्न अगर इस समय एमसीएक्स कोई कमोडिटी दे सकती है तो मात्र कॉपर ही है। रुपया आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे। एंड किशोर, काफी हद तक जो सारी की सारी कमोडिटीज, जैसे हम बात कर रहे थे कि वेब प्राइस टेकर्स कैलकुलेशन है, और जैसे रुपए ने अप्रिसिएशन दिखाया है, यहाँ पे क्या सेंस है?
आई थिंक अगेन शॉर्ट टर्म में आई थिंक रुपी थोड़ा बहुत वीक हो सकता है। आई थिंक 85 82 के आसपास तक मैं शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ओवरऑल हम जो वर्स्ट फेज क्रॉस कर चुके हैं, एंड अगर इफ यू आर लुकिंग एट नेक्स्ट 1 क्वार्टर वी शुड बी अराउंड 84-80, सो मे बी Okay. ₹1 के आसपास का अप्रिसिएशन मैं देख रहा हूँ 1 क्वार्टर के अंदर। ऑल राइट, कुछ और एप्रिसिएटिंग रुपी यहाँ पर आगे देखने को मिल सकता है। वेल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, दिनेश जी एंड किशोर, साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए और उस बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।